हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल हेलो हेल्थ। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के 4th मंथ के बारे में। और जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है यानी कि फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ एंड थर्ड मंथ, उसकी वीडियोस अपडेट हो चुकी हैं। और हम यहाँ पर अब बात करेंगे प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर जो स्टार्ट होता है उसके 4th मंथ के बारे में। तो प्रेगनेंसी का जो 4th मंथ होता है उसमें इसके स्टार्ट होते ही जो आपकी नोजिया है, वोमिटिंग है, वो काफ़ी हद तक बंद हो जाती है। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। और जैसे ही ये समस्या आपकी थोड़ी सी कम होती है तो कुछ और समस्याएं आपके साथ में स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर जैसे ही आपका स्टार्ट होता है उस वक्त और कई सारी समस्याएं स्टार्ट होती हैं, जैसे कि आपकी स्किन से लेके डाइजेशन तक। आपकी स्किन में पिगमेंटेशन भी स्टार्ट हो सकता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। और डाइजेशन का मतलब है कि इस वक्त आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, और पेट में नीचे एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। तो कई सारी समस्याएं होती है जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट होती हैं। बट इनका क्या होता है कि मैनेजेबल थिंग्स होती हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात कि जो आपका रिस्की टाइम है फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी जो स्टार्टिंग के जो थर्ड मंथ होते हैं ये आपके निकल चुके हैं। तो जो आपका रिस्की टाइम है वो निकल चुका है। और यहाँ पर आपको बता दें कि आपका हैप्पी सीजन स्टार्ट हो चुका है प्रेगनेंसी का। तो जो प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसको हैप्पी सीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मंथ वो थोड़ी सी रिस्क से भरे होते हैं। इस वक्त हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से नोजिया, वोमिटिंग, वीकनेस और थकान और चिड़चिड़ापन, कई सारी चीज़ें आपके साथ में एक के बाद होती रहती हैं। तो इस दौर से जब आप गुजरती हैं तो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल भी फील होता है और ये वक्त अब खत्म हो चुका है। ऐसे ही प्रेगनेंसी का जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है यानी कि 7, 8 एंड 9 मंथ, वो भी थोड़ी सी मुश्किल भरा दौर होता है। उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो जो प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसको इसीलिए हैप्पी सीजन कहा जाता है क्योंकि इस वक्त आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं और आप इस दौरान मतलब कि जो प्रेगनेंसी का ये टाइम होता है इसको आप काफी अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। ये हो गया प्रेगनेंसी के 4th मंथ का हल्का सा इंट्रोडक्शन। और अब बात करते हैं हम बेबी के डेवलपमेंट के बारे में, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है हर मदर के लिए जो जानने के लिए इच्छुक रहती है। इस वक्त हमारा बेबी कितना ग्रो कर रहा है या कितना ग्रो कर चुका है और आगे अभी कितना कुछ बाकी है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि आपका बेबी अभी कितना बड़ा है। तो बेबी का जो वेट है अभी वो समथिंग 100 to 150 ग्राम के बीच में होता है। और बात करते हैं थोड़ी बेबी के एक्टिविटी की, तो आपके बेबी की जो आईज हैं वो अभी तो पूरी तरह से क्लोज्ड हैं, बट आईज के अंदर जो पुतलियां होती हैं वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती हैं। और यहाँ पर आपके जो बेबी के ईयर मूवमेंट्स है, ईयर डेवलपमेंट्स है, वो काफ़ी हद तक एक्टिव हो जाता है। बेबी आपका सुन सकता है, आप जो भी बात करते हैं, आपके पास जो भी नॉइज़ आती है बेबी उसको कैप्चर करता है, उस पर रिएक्शन भी देता है। तो बेबी के जो ईयर्स हैं वो काफ़ी डेवलप हो चुके होते हैं। और सकिंग एंड सोलिंग मूवमेंट भी बहुत अच्छे से होने लगती है। जब भी आप अगर 4th मंथ में या लास्ट तक कभी यूएसजी करवाते हैं तो उसमें आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि बेबी ये तो अपने अंगूठे को सक करता है, चूसता है, या कि फिर स्वेलिंग यानी कि निगलने का काम भी बेबी करने लगता है। तो 4th मंथ के लास्ट तक तो ये काम बहुत अच्छे से होने लगता है। और अभी आपके जो बेबी है उसका हार्ट बहुत अच्छे से काम करने लगता है और ब्लड का पंपिंग भी स्टार्ट हो जाता है। गट मूवमेंट की बात करें तो मेकोनियम बनना भी स्टार्ट हो जाता है, किडनी अपना वर्क स्टार्ट कर देती है, यूरिन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, स्किन फॉर्मेशन भी हो जाता है। बट अभी जो स्किन है बेबी की वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होती है। और यहाँ पर बेबी का जो WBC बोन मेरो में जो WBC का फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि WBC बेबी में के बोन मेरो में बनने लग जाती है। और बेबी के जो नेल्स हैं वो भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि नेल्स भी काफ़ी हद तक मतलब कि अपनी प्रोग्रेस ये या प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, नेल्स बनने की जो प्रोसेस होती है। और साथ ही हेयर फॉलिकल्स भी स्टार्ट हो जाते हैं बनने के लिए। तो ये कई सारी जो प्रोसेस है वो है बेबी के डेवलपमेंट की। बेबी अभी आपका इतना ग्रोथ कर चुका है, इतना कर रहा है, और अभी कई सारी ग्रोथ बाकी है। हालांकि जो बेबी है वो इस वक्त काफ़ी हद तक अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन कर लिया है, ऑर्गन्स हैं वो भी काफ़ी हद तक स्टार्ट हो चुके हैं। और बस अब बेबी के डेवलपमेंट यानी कि जो भी ऑर्गन्स हैं उन्होंने अपना प्रोडक्शन फॉर्मेशन कर लिया है, बस उनका अब डेवलपमेंट बाकी है, यानी कि उनका विकास होना ही अब बाकी है।
और अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि आप प्रेगनेंसी के इस दौर पर क्या क्या ले सकते हैं, आपको अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग होती है एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, कि हम क्या खाएं ऐसा जो हमारे बेबी के लिए और हमारी सेहत दोनों के लिए ही काफ़ी फायदेमंद हो और हमें नुकसान भी नहीं करे। आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं उनको सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि जो हमारा बच्चा है वो काफ़ी हेल्दी हो, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, हर एक तरीके से हमारे बच्चे का जो डेवलपमेंट है काफ़ी अच्छे तरीके से हो, हमारा बच्चा सबसे आगे हो, पढ़ने लिखने में भी अच्छा हो, खेलकूद में भी अच्छा हो, मतलब कि वो पूरे तरीके से अपने बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ देखना चाहते हैं और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि बच्चे का अगर बौद्धिक विकास चाहते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से चाहते हैं, तो अपनी मतलब कि जो 4th मंथ प्रेगनेंसी है इस वक्त से आप अपनी डाइट में DHA शामिल कर सकते हैं। DHA से क्या होता है कि बेबी के जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिल सकती है, और जो प्रीमेच्योर डिलीवरी भी होती है उसमें भी काफ़ी हद तक राहत मिलती है, यानी कि इसको प्रीमेच्योर डिलीवरी होने से भी रोकने का काम करता है। तो DHA को आप अपने इस वक्त से शामिल कर सकते हैं और 9 मंथ तक इसको कंटिन्यू रखें, ताकि जो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट है, बौद्धिक विकास है, वो अच्छे तरीके से हो। और अब कुछ मदर्स ये भी चाहती हैं कि जो हमारा होने वाला बेबी है वो बिल्कुल गोरा हो, फेयर हो। कुछ मदर्स नहीं, सभी मदर्स यही चाहती हैं कि हमारा जो बेबी है, जो आने वाला है बच्चा, तो वो बिल्कुल गोरा हो। तो उसके लिए कई तरीके की टेक्निक्स अपनाते हैं, ये खाने से ऐसा होगा, ये खाने से ऐसा होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं भी आपको एक ऑप्शन बता सकती हूँ नारियल पानी का। लोगों का ऐसा मानना है, हालांकि इसमें एक्चुअल इसकी कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा करने से वाकई में ऐसा होता है, बट जो मान्यता है लोगों की कि आप अगर नारियल पानी पीते हैं पूरे 9 मंथ, तो जो बेबी होने वाला है आपका वो बिल्कुल फेयर होगा, और तो ऐसा माना जाता है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। हालांकि इसके जो साइंटिफिक रीजन है वो ये है कि अगर आप नारियल पानी पीते हैं तो इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि आपकी और बेबी की सेहत के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और साथ ही अगर आप नारियल पानी डेली एक पीते हैं तो इससे क्या होता है कि आप हाइड्रेटेड रहती हैं, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी आपके साथ नहीं होती है। तो आपकी सेहत के लिए, आपके बच्चे की सेहत के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर ये माना जाता है कि आपका बेबी इससे गोरा होता है तो आपको ये भी बेनिफिट मिल सकता है। और अभी यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं लेना चाहिए। तो पैक्ड फूड आपको बिल्कुल भी अवॉइड करनी है। ऑयली एंड स्पाइसी चीज़ें जो हैं वो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। इससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप ऑयली एंड स्पाइसी फूड लेते हैं तो आपका जो डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, काफ़ी मतलब हद तक स्लो हो जाता है। जब वो स्लो होगा तो इससे क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट आने लगेगी, हार्ट बर्न होने लगेगा, एसिडिटी स्टार्ट हो जाएगी, तो कई सारी प्रॉब्लम से फिर क्रिएट होने लगती हैं। तो कोशिश आप ये करें कि इन चीज़ों को अवॉइड करें और ऐसी चीज़ें अपनी डाइट पर शामिल करें जो आपके लिए और आपके बच्चे दोनों के लिए काफ़ी हेल्दी हों। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि मॉर्निंग में आप ड्राई फ्रूट्स भिगो सकते हैं। जैसे रात में आपने ड्राई फ्रूट भिगो के रख दिया, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में आपने उसको ड्राई फ्रूट्स आपने मॉर्निंग में लिया, तो इससे क्या होता है आपको पूरा डे भर आप एनर्जेटिक फील करती हैं, प्लस जो आपके न्यूट्रिएंट्स की जिनकी नीड होती है वो आपको और बेबी दोनों को मिल जाते हैं। तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भिगो कर रात में आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, न्यूट्रिशनल नीड कंप्लीट होगी। आप फ्रूट्स और अपने खाने में कंप्लीट वेजिटेबल्स को शामिल करें। हर एक चीज़, आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं, सीजनल फ्रूट्स ले रहे हैं, सीजनल वेजिटेबल्स ले रहे हैं, पूरे जो भी आप सीजनल चल रहा है आप हर एक चीज़ को अपनी डाइट पर शामिल करें। कोशिश ये करें कि जो भी मतलब कहना चाहिए कि जो भी खाने की भरपूर सामग्री आपके पास मौजूद हो, जितना आपके पास हो सकता है आप सभी चीज़ें खाएं, जितना हो सके उतना खाएं। बस ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप थोड़ी देर में खाएं। कोई भी चीज़ एक साथ आपको इकट्ठे नहीं खानी है। इससे क्या होगा, आपका पेट बिल्कुल अचानक से भर जाता है, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होने लगती है, हार्ट बर्न होने लगेगा, फिर कई सारी प्रॉब्लम्स एक साथ में क्रिएट होने लग जाती हैं। तो आपको ध्यान यही रखना है कि आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं तो थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी देर में खाइए, डिस्टेंस करके खाएं। और अगर आप सैलेड अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है और कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है इसमें, क्योंकि फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में सैलेड में होते हैं, तो आपके डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब नाइट में आप हल्दी दूध ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हल्दी जैसे टर्मरिक ऐसी मानी जाती है कि किसी भी तरीके के इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन को कम करने के लिए कारगर होती है। तो अगर आप हल्दी दूध अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं इस वक्त, तो आपका बच्चा और आप काफ़ी हद तक इम्यूनिटी आपकी काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो जिससे दोनों ही स्वस्थ रह सकते हैं।
तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने डाइट में शामिल करना है, कुछ को अवॉइड करना है। तो आप ये डिसाइड करिए कि हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। तो आपको यही कहेंगे कि आप बाकी के सारे कामों को छोड़ के, बाकी पूरी टेंशन को साइड में रख के, पे अटेंशन टू योर फूड। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इस पे आपका पूरा अटेंशन होना चाहिए, क्योंकि आप जैसा खाते हैं वैसे ही आपके बेबी को मिलता है। अब हम यहाँ पर कुछ बात करेंगे सप्लीमेंट्स की, कि ऐसा आप कितना भी कुछ भी खा लें, पर सप्लीमेंट्स की नीड तो हर एक पर्सन को आज के टाइम पर होती ही है, क्योंकि आप जितना भी खाते हैं, जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जितना हम खाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे उतना खाने से हमारे जो नीड है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस वक्त आप अगर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप कैल्शियम एंड आयरन स्टार्ट कर दीजिए। कैल्शियम आयरन की आपको यहाँ पर सख्त ज़रूरत होती है, जो बेबी की हड्डियों के विकास के लिए और बेबी के जो ब्लड का जो फ्लो है या फिर आपकी जो HB लेवल है उसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कैल्शियम और आयरन यहाँ से आप बिल्कुल अपने सप्लीमेंट्स के तौर पर स्टार्ट करिए। इस वक्त आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड की भी नीड होती है, तो जिन भी खाद्य पदार्थों में ये मिलता है आप उनको अपनी डेली डाइट पर शामिल करें, या फिर आप एक्स्ट्रा इसकी कई सारी मार्केट में मौजूद हैं टैबलेट्स के तौर पर, पाउडर के तौर पर, तो आपको जो भी सुटेबल लगे आप वो तरीका अपना सकते हैं। अब बात करते हैं आपके बेबी बम्प की। तो 4th मंथ के लास्ट तक या थोड़ी स्टार्टिंग तक ये जो आपका बेबी बम्प है हल्का सा फील होने लगता है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक तो आपका जो बेबी बम्प है वो काफ़ी मतलब नहीं फील होता है, ऐसा बहुत जज नहीं होता है, बट 4th मंथ तक ये काफ़ी हद तक फील होने लगता है, आपको भी समझ में आने लगता है। और ये एक्चुअल में जो डिपेंड करता है, ये आपकी हाइट पर भी डिपेंड करता है, आपके वेट पर डिपेंड करता है, आपके बेली फैट पर डिपेंड करता है। ऐसा माना जाता है, जैसे लोग कहते हैं कि मतलब किसी फीमेल के, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका तो 4th मंथ में इतना बड़ा पेट हो गया, ऐसा दिखने लग गया, किसी का 9 मंथ हो जाता है फिर भी उतना नहीं ओपन होता है। तो ये आपके हाइट, वेट एंड बेली फैट पर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि सबका जो बेबी बम्प का साइज है वो सेम ही हो। कहते हैं लड़का है तो ऐसा होगा, लड़की है तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो सब कहने की बातें हैं। बाकी वो आपके हाइट, वेट और आपकी बॉडी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है कि आपका बेबी बम्प कैसा है, कैसे दिख रहा है। अब बात करते हैं आपके वेट की। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है प्रेगनेंसी का, तो जो प्रेगनेंसी का जो 3rd मंथ तक होता है, तो इस वक्त आपका वेट या तो कम हो सकता है या कि फिर उतना ही रहेगा जितना कि प्रेगनेंसी के पहले था। तो लेकिन अब जब 4th मंथ है तो यहाँ से आपका जो वेट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो नॉजिया वोमिटिंग से भी आपको काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। 4th मंथ तक आपको भूख भी अच्छी लगने लग जाती है, क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपको नीड होती है कि आप कुछ और एक्स्ट्रा भी खाएं, क्योंकि बेबी को भी ज़रूरत है अब। तो जैसे आपकी डाइट मतलब बढ़ती है तो आपका वेट गेन स्टार्ट होता है। तो इस वक्त आपका जो प्रेगनेंसी के पहले, यानी कि जब आप प्रेग्नेंट नहीं थी और अभी 4th मंथ तक 1 से 1.5 किलो का जो वजन है वो बढ़ना चाहिए कम से कम। तो 1 से 1.5 किलो का जो वजन है वो अभी हो जाना चाहिए एक्स्ट्रा। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा कि इतना ही हो, इससे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। किसी का वेट थोड़ी फास्ट बढ़ता है, किसी का वेट स्लोली बढ़ता है, तो इसमें बहुत दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, वेट का ऑब्जर्वेशन आपको ज़रूरी है। जैसे आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो आपको अपना वेट लेना चाहिए कि हमारे 1st मंथ में इतना वेट था, अभी 4th मंथ है तो हमारा वेट इतना है, तो हमारे वेट हमारा गेन हुआ है या नहीं। अगर गेन नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं, क्योंकि वेट गेन होना थोड़ी यहाँ पर जरूरी हो जाता है। अब अगर वेट गेन होता है आपका तो यहाँ पर आपको बैक एक की प्रॉब्लम भी थोड़ी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आपका बेबी बड़ा होता है तो आपके स्पाइनल कॉर्ड पर उसका प्रेशर पड़ता है, तो जिसकी वजह से आपकी जो बैक एक है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ी 4th मंथ तक नेजल कंजेशन भी फील होगा, थोड़ी सी कि नाक बंद सी लगती है, नाक जाम लगती है, आप सोती हैं तो आपको मुंह खोल के सोना पड़ता है। जरूरी नहीं है यहाँ पर, ये भी जो भी मैं पूरे सिम्टम्स बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि सभी वुमेन्स के साथ, कभी सभी प्रेग्नेंट वुमेन्स के साथ में हो। ये कुछ के साथ कंडीशन ऐसी है, ये हार्मोनल चेंज की वजह से होता है, तो बहुत घबराने की भी जरूरत नहीं है। तो सिम्टम्स बता रही हूँ मैं कि ये कंडीशन आपके साथ में हो सकती है। तो नेजल कंजेशन भी आपके साथ में हो सकता है, लोअर एब्डोमेन पेन भी इस वक्त आपके साथ में थोड़ी देर में किसी वक्त हो सकता है। आपकी स्किन पर भी आपकी प्रेगनेंसी का इफेक्ट पड़ सकता है, या तो आपकी स्किन डल हो सकती है या कि फिर उसमें
में पिगमेंटेशन आ सकते हैं या कि फिर आपकी स्किन ग्लो भी कर सकती है। तो ये आपके हार्मोनल चेंज की वजह से आपके मतलब आपकी जो स्किन है उस पर चेंज आता है, और बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चेंज आते हैं आफ्टर डिलीवरी ख़त्म भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है, तो आपको फिर अपने डॉक्टर से थोड़ी सी कंसल्टेशन लेना ज़रूरी हो जाता है। तो आप अभी डिलीवरी तक का वेट करिए कि ये जो दिक्कतें हैं ये ठीक हो जाती हैं या नहीं होती, पर अभी आपको इस चीज़ की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्किन डल हो रही है, ग्लो हो रही है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उस बारे में आप अभी बिल्कुल भी टेंशन छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ आपको एक ही चीज़ सोचना है, आप और अपने बच्चे की दोनों की सेहत के बारे में। दोनों ही सही सलामत होने चाहिए, दोनों ही स्वस्थ होने चाहिए, बस अभी आपका एक ही मोटिव होना चाहिए। तो चलिए, ये हुई 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की बातें, और अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। और ये हमारी वीडियो कैसे लगी आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।